हेलो बच्चों, चलिए आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन का सेकेंड लेक्चर। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है आपका एफ म्यू इंटू एन। म्यू जो होता है वो म्यू के और म्यू एस दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, रेस्ट में होता है, और जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। डन ना। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ये सारी बात हमने पढ़ लिया था। इसके सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। सिंपल प्रॉब्लम कहने का मतलब बताओ कि फ्रिक्शन क्या होगा। ये मान लो कि जो 10 केजी का ऑब्जेक्ट है ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, म्यू इज इक्वल टू 0.1 कर लिया था हमने ऐसा। ठीक है, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे दे दिया थीटा, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस कर लिया था हमने, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया था हमने। क्लियर है ना कहानी। चलिए तो आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से, और ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 केजी ऑब्जेक्ट पे 75 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 75 न्यूटन, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज 0.05। फोर्स का वैल्यू बताइए सच दैट, पहले तो ये चेक करो कि क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, या ये ऑब्जेक्ट ना रेस्ट में रहेगा। ठीक है, और अगर यूं मान लो कि जो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट हो गया। और अगर ये मान लो कि रेस्ट में नहीं है तो आपको पता करना है कि ये कितना फोर्स मैं लगाऊं ताकि ब्लॉक क्या आ जाए, रेस्ट में आ जाए। आगे बात समझ में क्या। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। ओके, लेट्स चेक इट। सबसे पहला टास्क, कोई भी क्वेश्चन दे, अपना टास्क क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ये लगा जी नॉर्मल, ये क्या लगेगा 100, ये क्या है जी 37 डिग्री, ये क्या हो गया 100 cos 37 डिग्री, मतलब 4/5 80, और ये क्या लगेगा 60। क्लियर है कहानी, डन ना। अच्छा, अब देखो ये mg है तो ये ठीक है जी। फ्रिक्शनल फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा सा और माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो 10 केजी, ये लगा जी 75 न्यूटन, पीछे की तरफ जो लगेगा वो फ्रिक्शन, और इधर की तरफ क्या लगेगा, इधर की तरफ जो है ना वो लग रहा है आपका 60 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना लगा, म्यू इंटू नॉर्मल है ना। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.05, और नॉर्मल कितना आ गया बच्चे 80, तो कितना लग गया 4 न्यूटन है ना, ये आ गया 4 न्यूटन। 0.05 अगर हमने डाला तो आ गया 4 न्यूटन, 0.05 हटाना पड़ेगा। चलो खैर, अब ये बताना कि इधर ये लगा 60 और ये लगा 4, 64। क्वेश्चन में एरर है, आप जीरो को हटा दो, यहां से जीरो को हटा दीजिए। क्लियर ना। तो अगर जैसे ही जीरो को हटाओगे, तो जैसे ही जीरो को हटाओगे, अच्छा इस हिसाब से तो अभी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, आपका जवाब बिल्कुल सही आया था। क्लियर ना, एरर है इसमें। अब जीरो को जैसे आप हटाओगे ना तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। तो नीचे की तरफ 60 और 40, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा, कितना लग रहा 100, ऊपर की तरफ कितना लग रहा 75। तो बता कितना फोर्स होना चाहिए, कितना फोर्स लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना रेस्ट में आ जाए, कितना होना चाहिए। क्लियर है, आगे बात समझ। ठीक है, 60 40 और ये कितना हो गया आपका 75, ना। अब एक बार देखना ध्यान से, अगर इसको रेस्ट में रखना है, अगर इसको रेस्ट में रखना है तो मान ले कि 75 प्लस एफ जो होगा, 75 प्लस एफ जो है वो किसके बराबर हो गया आपका 60 और प्लस 40 के। वैसे अगर इस केस पे छोड़ दिया जाए तो ऑब्जेक्ट का मूव करने का टेंडेंसी जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। क्लियर ना, छोड़ दिया जाए तो मूव करने का टेंडेंसी होगा नीचे की तरफ। एफ का वैल्यू आ गया आपका कितना 25, डन ना।
इसमें एक और अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, वो हम करेंगे बाद में डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग रेस्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही बात होगा देन ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। मतलब तो अगर आपने एक्सलेशन फाइंड आउट कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन क्या होगा बताना, कि फोर्स जो है mg साइन थीटा इधर की तरफ लग रहा, फ्रिक्शन भी इधर ही लगेगा, तो एक्सलेशन हो जाएगा g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। इसी के अगेंस्ट तो फोर्स लग रहा होगा ना, जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है। ये बात आई समझ में क्या? तो g कहने का मतलब 10 साइन 37 डिग्री प्लस 0.5 10 cos 37 डिग्री 4/5, ठीक है। तो 3/5 ये कितना हो गया 6, और ये होगा 5 कैंसिल प्लस 4, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है ये तो, है ना, वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा ना, क्योंकि नेट फोर्स जो लग रहा है वो इधर ही लग रहा है। mg साइन 37 डिग्री प्लस म्यू mg cos 37 डिग्री, क्यों, ये लगा नॉर्मल, और ये क्या लगेगा mg, और ये है हो गया आपका थीटा, तो ये हो गया आपका mg cos थीटा, डन ना। अब देखो u का वैल्यू गिवन है, u का वैल्यू कितना बचे 10 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा -10, s का वैल्यू आपसे निकाल पूछ रहा है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होएगा 2as, 0 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू -10 इंटू s, तो s बताना कितना हो गया 120, कितना हो गया 5 मीटर, कितना हो जाएगा 5 मीटर। क्लियर क्या कहानी, ठीक है। हाँ जी बेटे ये सही था क्या, चलो ठीक है जी। अब बताना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स सच दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, है ना, मिनिमम फोर्स बताना है। तो मैक्सिमम फोर्स हो या मिनिमम फोर्स हो, क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट। क्लियर ना कहानी, तो एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके लेट्स चेक इट। ये एफ थीटा, ये क्या हो गया एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, ये क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये लग गया आपका नॉर्मल, ये क्या लग गया mg, ठीक है। ये एबीडी बना लिया क्या सबने? क्या ये वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन, क्या ये वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है? जी बिल्कुल है। एफ साइन थीटा प्लस एन जो है ना वो mg के बराबर है, देन n जो है ना वो mg माइनस एफ साइन थीटा के बराबर है। दिस इज द इक्वेशन 1। जस्ट स्टार्ट कह रहा है, मतलब एफ कॉस थीटा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब म्यू नॉर्मल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं mg माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर क्या? अब ये वैल्यू इधर ले आए तो f हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg, मींस f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अगर f मिनिमम निकालना हो तो ये वाला वैल्यू जो होना चाहिए ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर। और a साइन थीटा बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताना भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो f मिनिमम आ गया म्यू mg बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, तो f मिनिमम क्या हुआ म्यू mg बाई
√1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर है क्या कहानी? डन ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, फोर्स F जो है ना वो अल्फा टी लगा, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया है, तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इन द फंक्शन ऑफ टाइम t। कोई बात नहीं है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स क्या है? वेरिएबल। टाइम के साथ क्या कर रहा है? फोर्स वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर अपन बाउंड्री केस लेकर के चलें तो उस बाउंड्री केस में क्या हो जाएगा? F का जो वैल्यू होगा F वही फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, हाँ है ना? ये होगा। तो F का वैल्यू क्या हो गया? अल्फा इंटू टी। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? म्यू इंटू नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके या फिर नॉर्मल लिख लो। फ्रिक्शनल फोर्स को फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है ना, तो F क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू टी। खत्म, आंसर यही है। जो पहला पार्ट कहती है फंक्शन में कह रहा है ना निकालने के लिए, तो और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन यहां से अगर टाइम निकालना हो बच्चे, तो यहां से टाइम क्या निकाल सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू म्यू एम जी बाई अल्फा। टाइम क्या निकलेगा? म्यू एम जी बाई अल्फा। अब बात यह है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, है ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, तो वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पे आकर के वापस से कम हो जाएगा। और वो कब कम होगा? तो एट टी इज इक्वल टू, मान ले जैसे ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा दी, यहां स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या लगा? म्यू एस। ये क्या लगा? म्यू के। और ये है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, और ये क्या लगा? एफ। और ये टी इज इक्वल टू कितने पे आ जाएगा? तो म्यू एम जी बाई अल्फा पे ना ये पूरी की पूरी कहानी रिपीट हो जाएगी। तेरे बात आई समझ में क्या? ये तो अपने को पहले से पता था ना कि ऐसा होगा। क्लियर क्या? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। डन ना? अब इस क्वेश्चंस को ना आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रही है कि एज्यूम दैट द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। अब तुम ये देखो नॉर्मल कि पहले तो इसका एफबीडी बनाना है 10 केजी। ये कितना लगा जी? 100। ये कितना लगा? 37। तो 100 cos 37 डिग्री 4/5 80। ये कितना लगा जी? 60 न्यूटन। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अच्छा इधर लग रहा है जी इस पे 75 न्यूटन, तो बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, और वो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 15। डन ना? अरे अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है? 15। तो फ्रिक्शन जो बोल रहा है कि भाई पकड़े रहना मत छोड़ना, तो वो तो 15 ही लगेगा ना, ताकि वो बैलेंस हो जाए। क्लियर क्या कहानी? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा बच्चे? 15 न्यूटन। खत्म। अब कह रहा है कि बताओ कि कितना लगाएं फोर्स कि वो मूव करना स्टार्ट हो। अगर एक देखो नीचे की तरफ एफ मैक्सिमम कितना है? 40। कैसे? म्यू 0.5 इंटू 10 इंटू 10 cos 37 डिग्री 4/5 कितना हो गया? ये 40 न्यूटन। डन ना? थोड़ा सा भी अगर आप छोड़ो तो 40 तो ये लगा, और 100 ये लगा, 60 ये लगा, तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कहां होगी? नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी अगर नीचे की तरफ होगी, बस यही बात समझना था कि जैसे ही अगर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी नीचे की तरफ होगी 10 केजी वाला, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा इसका? ऊपर की तरफ। कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। और ये कितना लगा जी? 60। ये मान लो कि लगा F, तो F प्लस F इज इक्वल टू 60। तो F कितना है? 60 माइनस इसका मैक्सिमम कितना है? 40 मींस 20 न्यूटन। कितना लगा? 20 न्यूटन। खत्म। तेरे बात ही समझ में? बस ये बात यहां पे सोचना था कि जैसे मान लो इक्विलिब्रियम इसको ब्रेक करें, देन ऑब्जेक्ट हैविंग टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, उसी को तो रोकना है, उसी को तो फोर्स लगाना है। तो टेंडेंसी के अगेंस्ट ही तो तुम फ्रिक्शनल फोर्स यूज करोगे ना। किसके अगेंस्ट? टेंडेंसी के अगेंस्ट ही तो फ्रिक्शनल फोर्स यूज करोगे। आगे बात समझ में क्या? ठीक है,
चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, एक प्रॉब्लम आता है वेरिएबल मास का चैन वाला, तो चैन वाला प्रॉब्लम्स ना समझते हैं अगेन। ये मान ले कि टेबल दिया हुआ है, इसके ऊपर में L लेंथ का एक चैन है जो हैंगिंग है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हैंगिंग चेन, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ of the hanging chain such that it does not slip over the table। ये जो है ना भाई साहब टेबल से स्लिप हो ही ना। अच्छा, इसका लेंथ L है और मास क्या है, M दिया हुआ है। क्लियर की कहानी। तो मान ले कि Y वाला जो पार्ट है ना वो हैंगिंग है, Y वाला पार्ट क्या है, हैंगिंग है, ठीक है। तो बच्चे जब L लेंथ था तो मास क्या था, M, तो Y जब लेंथ होगा तो M बाई L इंटू वाई। पहले तो एक बात देखो ना, इस पे लगेगा mg, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या लगा, mg, और M नहीं है बेसिकली M डैश इंटू जी, क्या वही इसके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, हाँ या ना। अगर M डैश जी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो गया तो वहीं से अपने को लेंथ का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा, देन ना। तो चलिए, तो इसका मास कितना हो गया, M बाई L इंटू वाई इंटू जी, ये लग गया भाई M डैश इंटू जी, हाँ या ना। सिमिलरली इसका नॉर्मल और इज इक्वल टू mg, तो इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M डैश, तो क्या हो जाएगा M बाई L इंटू L माइनस वाई। यहां देखो ना M बाई L तो ठीक है ना, कॉमन ही है सब में, y इज द लेंथ विच वेरीज ना, तो यहां y है तो यहां क्या बचेगा, ये वाला पार्ट क्या बचेगा बच्चे, L माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्या लगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू नॉर्मल की जगह पे M डैश इंटू जी, मतलब म्यू M डैश की जगह पे क्या होगा, M बाई L, L माइनस वाई इंटू जी, ठीक है। अब स्लिप नहीं होना इसको ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, M डैश इंटू जी के, तो म्यू इंटू M बाई L, L माइनस वाई इंटू जी, M डैश M बाई L इंटू वाई इंटू जी, ठीक है जी। G से G कैंसिल आउट हो गया, M बाई L से M बाई L कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, म्यू L माइनस म्यू वाई इज इक्वल टू वाई, तो म्यू L बाई 1 प्लस म्यू जो होगा वही y के इक्वल हो जाएगा। आगे के बात समझ में, ठीक है। राइट इट, पॉज योर स्क्रीन एंड राइट इट।